एक चैंपियंस लीग जीतना मुश्किल है, दो और भी ज़्यादा मुश्किल, लेकिन तीन लगातार अनगिनत टीमों ने चैंपियंस लीग तक पहुंचने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया और अनगिनत टीमें इसके करीब भी नहीं पहुंच पाई। लेकिन एक टीम ऐसी है जो इस प्रतियोगिता को इतनी बार जीती है कि यह आश्चर्य की बात है कि उन्होंने किसी सीज़न में ट्रॉफी अपने नाम नहीं की है। रियल मैड्रिड यूरोप में इतना अच्छा है कि वो किसी को भी पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है। खिलाड़ियों की परवाह किए बिना ये टीम नियमित रूप से हमारी अपेक्षाओं से बढ़कर प्रदर्शन करने के तरीके ढूंढ ही लेती है। कुल 15 चैंपियंस लीग जीत के साथ रियल मैड्रिड यूरोप में अपना पूरा दबदबा बनाकर रखी है और आप ये शर्त लगा सकते हैं कि वे भविष्य में इस संख्या में और भी ज़्यादा इजाफा करेंगे। 2022 तक 9 साल की अवधि में इस टीम ने 5 खिताब जीते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। हालांकि 2016 और 2018 के बीच 3 खिताब ऐसे हैं जिन पर आज हम नज़र डालने जा रहे हैं। ज़िनेडाइन ज़िडान का एक मास्टर क्लास, जिन्होंने मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह अपनी विरासत को पुख्ता किया। ज़िडान ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी मदद की खुद को अब तक के सबसे महान चैंपियंस लीग खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने के लिए। जिस चीज़ की कल्पना करना मुश्किल है, रियल मैड्रिड ने उसे करके दिखाया। आज हम समझेंगे कि कैसे ज़िनेडाइन ज़िडान ने रियल मैड्रिड को सबसे शाही टीम बना दिया। ये महानता के शिखर की कहानी है। एक दशक से अधिक समय तक सेमीफाइनल से आगे बढ़ने में विफल रहने के बाद रियल मैड्रिड आखिरकार 2014 में अपना 10वां चैंपियंस लीग जीतने में सफल हो जाती है। ला डेसिमा रियल मैड्रिड के लिए वास्तव में ये एक महत्वपूर्ण जीत थी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सभी प्रतियोगिताओं में 61 गोल करके अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ सीजन बनाया। अल्फ्रेडो डी स्टेफेनो, ज़िनेडाइन ज़िडान और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये सभी रियल मैड्रिड के सबसे महान खिलाड़ी हैं, जो कि पूर्णता के अलावा कुछ और में खुश नहीं हो पाते हैं। 2014-15 के सीजन के अंत होने पर एक भी ट्रॉफी न जीतने की वजह से कार्लो एंcelotti को बर्खास्त कर दिया जाता है। एंcelotti की जगह लेने वाले राफा बेनिटेज, जो कि रियल मैड्रिड के लिए बिल्कुल ही उपयुक्त विकल्प नहीं थे। रियल मैड्रिड को बदलाव की ज़रूरत थी और मैड्रिड के लिए सौभाग्य की बात है कि उन्हें बहुत दूर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक खिलाड़ी के रूप में ज़िनेडाइन ज़िडान एक लेजेंड थे, जो कि हम सब पहले से जानते हैं। आज भी कई लोग उन्हें न केवल अब तक का बल्कि सबसे महान यूरोपियन खिलाड़ी मानते हैं। इसके अलावा वो कार्लो एंcelotti के सहायक कोच थे जब रियल मैड्रिड ने ला डेसिमा जीता था। लेकिन एक बड़ा मुद्दा था कि उस व्यक्ति के पास कोचिंग बैच नहीं था और ना ही ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस था, जो कि इस काम में काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके कारण उन्हें कोचिंग से कुछ समय तक प्रबंधित कर दिया गया, क्योंकि रियल मैड्रिड उन पर विश्वास करने से कतरा रहे थे। हालांकि 2015 में उन्हें पूर्ण योग्यता प्राप्त हुई, जो हमें 2016 की ओर ले जाता है। वो बड़ा काम जब ज़िडान ने 2015-16 के सीज़न के बीच में पद संभालने की जिम्मेदारी ली, तो कई लोग भ्रमित थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अभी अभी कोचिंग बैच हासिल किया था और शीर्ष स्तर पर शून्य अनुभव था, दुनिया के सबसे बड़े क्लब में तो बिल्कुल भी नहीं। पेरेस कैसे सोच सकता है कि एक अच्छा विचार है? ये अजीब लग सकता है, लेकिन अभी भी एक व्यापक धारणा है कि यह निर्णय पेरेस और उच्च अधिकारियों द्वारा गणना और समझदारी से नहीं लिया गया। जब ज़िडान ने बेनिटेज से कमान संभाली, तब टीम की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। वे लीग में एटलेटिको मैड्रिड और बार्सिलोना से पीछे थे और लीग में अंतर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। फरवरी तक वो शीर्ष से 12 अंक पीछे थे और लीग में उनका सफ़र समाप्त होता दिख रहा था। ऐसा तब तक था जब तक रियल मैड्रिड ने लगातार 12 गेम जीतना जारी रखा और सीज़न ख़त्म होने तक अंतर को 1 अंक तक कम कर दिया। इससे ज़्यादा नज़दीकी कुछ और नहीं हो सकती। ये एक उल्लेखनीय बदलाव था, लेकिन संयोगवश नहीं। कई चीज़ें हैं जो ज़िडान को मैनेजर के रूप में कामयाब बनाती है। प्रत्येक खिलाड़ी की सर्वश्रेष्ठ क्षमता को पहचानना और उन गुणों को पूरी तरह से प्रदर्शित होने के लिए संभव प्रयास करना, ये कुछ ऐसा है जो कि ज़िनेडाइन ज़िडान ने इस रियल मैड्रिड टीम के साथ किया। इसीलिए इस तथ्य के बावजूद कि उन्हें पहले से ही चैंपियंस लीग जीतने वाली टीम विरासत में मिली थी, उन्होंने टीम के लिए जो किया उससे ये सुनिश्चित हुआ कि सफलता जारी रहे। पहला सिद्धांत, फिटनेस को आत्मविश्वास के बराबर माना जाता है। आप कभी ज़िडान मैड्रिड के किसी खिलाड़ी को थका हुआ नहीं देखा होगा, यहाँ तक कि एक्स्ट्रा टाइम में भी नहीं। ये रियल मैड्रिड कुछ हद तक पोजीशन बेस्ड और काउंटर अटैक करने वाली टीम का मिश्रण था। डिफेंस के मामले में डैनी कार्वाहाल और मार्सेलो दोनों ही बहुत ही उच्च आक्रमणकारी कार्य दर वाले खिलाड़ी थे। ये दोनों यह जानने में बहुत अच्छे थे कि कब ओवरलैप करना है और कब अंडरलैप करना है, कब पीछे हटना है, कब शुरुआती बॉल खेलना है या कब बाई लाइन पर ड्राइव करना है। और वास्तव में उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत थी।
क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो और गैरेट बेल जैसे खिलाड़ी उनके वाइट पार्टनर्स फाइनल थर्ड में अप्रत्याशित हो सके। मेरे ख्याल से इन दोनों को एक ही टीम में रखना उचित नहीं है, जिनके पास आक्रमण में व्यवहारिक रूप से कोई कमजोरी नहीं थी और वो हर संभव तरीके से फिनिश करने में, डिफेंडर्स को चकमा देने में और पास निकालने के लिए सक्षम थे। कारिम बेंजेमा की अब तारीफ हो रही है, लेकिन उस समय उन्हें लोग अक्सर गलत समझते थे। जब वो लियोन से आया था तो उसे दुनिया का सबसे अच्छा स्ट्राइकर माना जाता था। उम्मीदों से थोड़ा ज़्यादा समय लग गया, लेकिन आखिरकार बेंजेमा ने रियल मैड्रिड में अपनी पहचान बना ही ली। सबसे बेहतरीन मिडफील्ड का खिताब आमतौर पर जावी, इनिएस्टा और बुस्केट्स को दिया जाता था। कासेमेरो सबसे पीछे खेलता था, लेकिन कोई भी उससे आगे निकल नहीं पा रहा था। मॉड्रिक एक बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर था, जिन्हें क्रूज के साथ पिवट बनाने के लिए डीप उतरना पड़ता था। सभी रक्षात्मक और आक्रामक रूप से कुशल थे। सर्जियो रामोस और पेपे केंद्रीय रक्षात्मक जोड़ी थे, दोनों ही मजबूत और अटूट थे। रामोस विशेष रूप से शायद सबसे अच्छा खेलने वाला सेंटर बैक है। केलो नावास गोल के मामले में लंबे समय तक इकर कैसियस के उत्तराधिकारी रहे। सीजन की शुरुआत और खराब प्रदर्शन के कारण 2015-16 सीजन में रियल मैड्रिड के चैंपियंस लीग जीत की उम्मीद बिल्कुल नहीं की जा रही थी। खासकर क्वार्टर फाइनल के दौरान यह उम्मीद की जा रही थी कि वो बाहर होने की राह पर है। वे पहले के चरणों में तो आसानी से आगे बढ़ गए, लेकिन वोल्फ्सबर्ग के खिलाफ क्वार्टर फाइनल के पहले के चरण में 2-0 की हार ने सब कुछ जोखिम में डाल दिया। लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ चुप रहने वाले थे, मौका मिलते ही हैट्रिक दाग दिया। वास्तव में रोनाल्डो सबसे ज़्यादा गोल स्कोर करने के मामले में शीर्ष 3 स्थानों पर है। एटलेटिको मैड्रिड फिर से एक बार फाइनल में रियल मैड्रिड के रास्ते में खड़ा था। 2014 के फाइनल की रिपीट। दुर्भाग्यवश एटलेटिको दबाव को संभाल नहीं पाया और रियल मैड्रिड ने उन्हें फिर से हरा दिया, लेकिन इस बार पेनल्टी पर। जिडान ने बतौर फर्स्ट टीम मैनेजर बनकर एक ऐसी टीम को आगे बढ़ाया जिस पर बहुत से लोगों का भरोसा पूरी तरह से खत्म हो चुका था। अब 2016-17 सीजन में अपने पहले पूरे सीजन के दौरान कि मैड्रिड की ये टीम और भी ज़्यादा मजबूत होगी और ज़्यादातर लोगों के लिए उम्मीदें ऐसा दबाव पैदा करती है जिसे पार कर पाना नामुमकिन है, लेकिन इन लोगों के लिए ऐसा नहीं है। और रिकॉर्ड के लिए पीछे मुड़कर देखें तो ये वो सीज़न था जिसने दिखाया कि ये वास्तव में सिर्फ किस्मत के वजह से नहीं था, बल्कि ये एक सोची समझी रणनीति थी। लेकिन कई चोटों और छोटी मोटी शिकायतों ने इतना व्यवधान पैदा किया कि जिडान को वास्तव में चीज़ों के बारे में सोचना पड़ा। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जिडान के गैरेट बेल की फिटनेस में बढ़ते अविश्वास के कारण आया। रोनाल्डो और बेंजेमा के बढ़ रहे उम्र के कारण उन पर हर एक मैच को जीतने के लिए निर्भर होना जिडान के लिए मुश्किल होता जा रहा था। इसका मतलब था कि रोटेशन आवश्यक था और उसे सही तरीके से करने की आवश्यकता थी। रियल मैड्रिड के बी टीम, जिसमें लुकास वास्केज, आल्वारो मोराता, जेम्स रोड्रिगेज, मार्को एसेंसियो, मोटेओ कोवाचिच और अन्य खिलाड़ी शामिल थे और सभी ने ज़रूरत पड़ने पर आगे आकर प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से टीम पूरे साल तरोताज़ा रहने में सक्षम थी। महत्वपूर्ण मैचों के लिए, विशेष रूप में यूरोप में होने वाले मैचों के लिए, मुख्य खिलाड़ी हमेशा फिट और तैयार थे। और फिर जबकि टीम सभी मोर्चों पर शानदार थी, ये एक बार फिर रोनाल्डो का शो बन गया। प्रतियोगिता के नॉकआउट चरणों पर 10 गोल। यूसीएल में जीत के लिए आपको सिर्फ 7 नॉकआउट मैच खेलने हैं और ये मैच नेपोली, बायर्न म्यूनिख, एटलेटिको मैड्रिड और जुवेंटस के खिलाफ खेले गए थे और रोनाल्डो ने हर गेम में गोल दागे। फाइनल में रियल मैड्रिड की शुरुआती लाइनअप पिछले साल की तरह थी, सिवाय इसके कि बेल की जगह इसको और पेपे की जगह वारान को शामिल किया गया। जीतने वाली टीम ज़्यादातर बदलाव नहीं करते हैं। चैंपियंस लीग के इतिहास में लॉस ब्लैंकोस के अलावा किसी भी टीम ने इस प्रतियोगिता को लगातार 3 बार नहीं जीता है। यूरोप में उनका सामना पीएसजी, फ्रांस के चैंपियन, जुवेंटस, इटली के चैंपियन, बायर्न म्यूनिख, जर्मनी के चैंपियन और लिवरपूल से हुआ, जो वाकई कुछ खास बनने की ओर अग्रसर थे और सभी को रियल मैड्रिड ने एक के बाद एक पछाड़ दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फाइनल के बाद साक्षात्कार में इस बात के संकेत मिले कि वो क्लब छोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैड्रिड में उन्हें उतना महत्व नहीं दिया जाता है जितना उन्हें दिया जाना चाहिए। अन्य अफवाहें भी हैं, लेकिन आप उनसे जो चाहे समझ सकते हैं। और रोनाल्डो ने कुछ समय बाद क्लब छोड़ दिया। लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बड़ी जीत के कुछ समय बाद जिडान ने प्रबंधक के रूप में अपने आप इस्तीफा की घोषणा कर दी। उन्होंने सचमुच आकर सब कुछ जीत लिया और जाते हुए उन्होंने कहा कि मैड्रिड को बदलाव की ज़रूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि यह बदलाव की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो सिर्फ 10 महीने बाद ही वापस आ गए। लेकिन ये एक अलग ही टॉपिक है। ये अविश्वसनीय 3 साल के सफ़र को याद करें तो ये टीम उल्लेखनीय थी। उनके पास सब कुछ था, कड़ी मेहनत, किस्मत और सही लोग। और यही बात इस टीम को आधुनिक यूरोपियन कप
इतिहास के सबसे महान टीम बनाती है। एक बेहद बुद्धिमान मैनेजर जिसने पूरे महाद्वीप को धूल चटाते हुए स्पष्ट रूप से कम आके जाने की परवाह नहीं की। मुझे लगता है कि इस तथ्य के खिलाफ वास्तव में कोई तर्क नहीं है कि रियल मैड्रिड यूरोप के निर्विवाद राजा है। मुझे बताइए कि आप लोग इस मैड्रिड टीम के बारे में क्या सोचते हैं।